टॉपिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं जिनके पास सब्जेक्ट है फिजिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 1 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर जो 1 था हमारे पास वो था इनकम, सोशल इंश्योरेंस एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो इस सीरीज का और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शनल वीडियो मैं डाल चुका हूं। जिस तक वो वीडियो ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद ही इस वाली वीडियो पे आना जहां पे मैंने आपको ये समझाया था कि इनकम क्या होता है, दूसरा इनकम इनइक्वालिटी क्या होती है। तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कंसेप्ट है हमारे पास कि इनकम इनइक्वालिटी के कॉजेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने इनकम को डिस्कस कर लिया, इनइक्वालिटी को डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इनकम इनइक्वालिटी के कॉजेस कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमें यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। तो चलो एक एक करके देखेंगे सारे कॉजेस को। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि सवाल यहाँ से डायरेक्ट आ सकता है कि ऐसे कौन कौन से कॉजेस हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हमें हमारी सोसाइटी के अंदर इनकम इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिए हो वो जाके समय व्हाट्सएप के नोट्स ले सकते हैं। नंबर 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। जो कंसेप्ट है वो है इनकम इनइक्वालिटी के ऊपर। तो पहले बात कर लेते हैं इनकम इनइक्वालिटी की। वो हम सबको पता है इनकम इनइक्वालिटी का सिंपल सा मतलब क्या है कि रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम ही देखते हैं इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी है, और भी सोसाइटीज के अंदर हम इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, और भी कंट्रीज के अंदर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है जहां पे कुछ लोग जो रिच क्लास के हैं उनके पास रिसोर्सेज कुछ ज्यादा ही बड़े लेवल पे है, ठीक है, और कुछ लोग इतने पुअर हैं जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, या फिर कुछ तो इतने गरीब हैं जिनके पास अपनी बेसिक नेसेसिटीज कंप्लीट करने के रिसोर्सेज नहीं है। तो इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बोलते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इनकम इनइक्वालिटी ब्रॉडली डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स, यानी कि 2 ग्रुप्स हमारे पास। द फंडामेंटल फैक्टर्स, जो फंडामेंटल फैक्टर वो क्या है, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन हम जिस तरीके से करते हैं उसकी प्राइवेट ओनरशिप होना, जिसकी वजह से क्या होगा, वो रिसोर्सेज जिसके जरिए हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं वो सबके पास अवेलेबल होंगे नहीं, और जब रिसोर्सेज सबके पास अवेलेबल नहीं होंगे प्रोडक्शन करने के लिए तो हर एक बंदा जो है वो प्रोड्यूसर बनने की सोच जरूर सकता है पर बन नहीं सकता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज। जो अगला पॉइंट है वो क्या है, सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि इनहेरिटेंस का सिस्टम क्या है, कहीं ये नहीं बताऊंगा, मैं डिफाइन कर दूंगा अभी, बस 2 मिनट रुके सॉरी। एंड द बैरियर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, बैरियर्स होते हैं कुछ अपॉर्चुनिटी केस में बेस्ड ऑन रेस, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, एंड क्लास कैन बी इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ग्रुप, ये सब फर्स्ट ग्रुप में इंक्लूड है। सेकंड ग्रुप इंक्लूड द एलिमेंट्स लाइक पर्सनल एबिलिटी। सेकंड ग्रुप में क्या आती हैं, ये सब चीजें हैं जो हमें सोसाइटी की वजह से फेस करनी पड़ती हैं, सारी चीजें ये कुछ सोसाइटी की वजह से, ठीक है, और कुछ जनरेशन वाइज से चेंज आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस, सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस, वो मैं समझाऊंगा आप लोगों को। लेकिन जो सेकंड ग्रुप है ना वो उसमें क्या इंक्लूड होता है, पर्सनल एबिलिटी इंक्लूड होती है, डिस्पैरिटीज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये कुछ फैक्टर्स हैं। तो एक एक करके अपन सबको डिस्कस कर लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे लिखा गया है, पहले समझ लेते हैं होता क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की। अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में 2 सबसे बड़े मीन्स आते हैं, एक तो लैंड इनइक्वालिटी, दूसरा क्या होता है अब जो आ चुका है वो है कैपिटल इनइक्वालिटी। अब जब मैं बात कर रहा हूँ लैंड इनइक्वालिटी की, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पे अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस किए होंगे कि कौन कौन से थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि अगर किसी भी पर्सन को अगर बिजनेस चालू करना है उसे 4 चीजें चाहिए फैक्टर प्रोडक्शन के तौर पे, लैंड जिसके बदले वो रेंट पे करेगा, लेबर जिसके बदले वो वेजेस या सैलरीज पे करेगा, कैपिटल जिसके बदले वो इंटरेस्ट देगा, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट जाएगा। तो 4 चीजें होती हैं जिनमें से हम 2 की इनइक्वालिटी की बात करने वाले हैं, एक तो लैंड इनइक्वालिटी की बात करने वाले हैं और एक कैपिटल इनइक्वालिटी की बात करने वाले हैं। पहले शुरू करते हैं लैंड इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। दूसरा ये पॉइंट कौन सा है, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इनकी प्राइवेट ओनरशिप हो जाती है। जब हम बात करते हैं लैंड ओनरशिप की, अगर आप लोगों को याद हो सबसे ज्यादा लोग जो हैं
सबसे पहले कहाँ पे इन्वॉल्व थे, सबको पता है, प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोलते हैं। और हम सब जानते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या चाहिए, वो चाहिए लैंड। यानी कि जिसके पास जितनी बड़ी लैंड होगी वो उतनी बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर सकता है, जिसके पास जितनी कम लैंड होगी वो उतने ही कम लेवल पे प्रोडक्शन कर पाएगा। तो इसलिए लैंड जो है अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अब लैंड इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि भाई कोई एक फार्मर हो सकता है जिसके पास क्या हो, या फिर लैंड ओनर हो सकता है जिसके पास बहुत बड़ी जमीन हो, और जिनके पास जितनी बड़ी जमीन होगी वो उसी लेवल पे प्रोडक्शन भी करेंगे। और कुछ ऐसे फार्मर भी हो सकते हैं जिनके पास लैंड बिल्कुल कम हो, और इतनी कम हो कि वो जो सिर्फ है या तो अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो जो है उनके पास इतनी कम लैंड है कि वो कहीं ना कहीं खुद के लिए भी रिसोर्सेज वहां से इकट्ठा नहीं कर पा रहे, मतलब इतनी फार्मिंग भी नहीं कर पा रहे कि अपना एक परिवार चला पाए। तो ये दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लैंड इनइक्वालिटी बोलते हैं। और यही नहीं, कई बार क्या होता है कि जो हमारे बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं जिनको हम जमींदार बोलते थे, है ना, जमींदारी सिस्टम पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो जमींदार होते थे वो इनकी लैंड को सीज कर लेते थे किसी न किसी तरीके से, है ना। जब इनकी लैंड को सीज कर लेंगे तो अब इनको इन्हीं की लैंड पे, यानी कि छोटे फार्मर्स को उन्हीं के लैंड पे काम करवाया जाता है, वो भी सिर्फ कुछ पैसे देके, कुछ वेजेस देके, ठीक है, मतलब सिर्फ कुछ पैसे दिए और उनसे फार्मिंग करवाई गई। और मेजर बेनिफिट किसको मिला था उसका, जमींदार को या फिर जो बड़े लैंड ओनर्स हैं उनको। तो इसको भी हम कहीं ना कहीं लैंड इनइक्वालिटी का पार्ट समझते हैं। ये तो हो गई लैंड इनइक्वालिटी की बात, यानी कि एक तरह से फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे ये बड़े बड़े लैंड ओनर्स हो गए, बड़े बड़े फार्म हाउस ओनर हो गए, या फिर ये जमींदार, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करते थे। और एक्सप्लॉइट करने का तरीका जो था वो सब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले लैंड ओनर्स जो है वो इनको इंटरेस्ट पे क्या नाम है पैसे दे देते थे फार्मर्स को, जाओ भाई रिसोर्सेज लो, फार्मिंग करो। फिर अगर मान लो किसी तरह की दिक्कतें आ गई और फार्मर्स को पैसा नहीं चुका पा रहे, ठीक है, तो करते क्या थे, इनकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेते थे और फिर उसी पे काम करवाते थे इन लोगों से, लेकिन कम वेजेस पे। तो ये एक तरीका होता था। लैंड इनइक्वालिटी इस तरीके से बढ़ती रही। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट मोर एक्सप्लेन करना चाहूंगा, वो होता है सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस। इसको तो हम आगे डीप में पढ़ेंगे ही, पर थोड़ी सी बात इसकी भी कर लेता हूँ। सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस की हम जब बात करते हैं, कई बार जो है ना, अब जो लैंड रिसोर्स वो लिमिटेड है, सबको पता है लैंड लिमिटेड है। अब अर्थ ये तो है नहीं कि भाई हर टाइम बढ़ रही है, हर टाइम बड़ी हो रही है, लैंड लिमिटेड है और लिमिटेड है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर लैंड और ज़्यादा कम होती जा रही है। तो जब हम लैंड रिसोर्स की बात करते हैं तो हो क्या रहा है कि जो लैंड है वो एक तो सीज कर लेते हैं, दूसरा इनहेरिटेंस की वजह से भी कहीं ना कहीं फार्मर्स को नुकसान हो रहा है। जैसे मान लो पहले कोई एक फार्मर है, ठीक है, ए, अब उसके पास मान लो, मैं मान लेता हूँ कि 200 एकड़ जमीन है, 200 एकड़ जमीन है, ठीक है। अब 200 एकड़ जमीन है, अब उसके दो बेटे हो गए, बी और सी, ठीक है, एग्जाम्पल लेने से बी और सी दो बेटे हो गए, ठीक है। अब बी और सी दोनों जमीन को बांट लेंगे 200 एकड़ को, तो 100 एकड़ बी के पास, सी के पास भी 100 एकड़। अब बी और सी, अब बी के फर्दर क्या हो गए, दो बच्चे हो गए, तो वो उसमें बढ़ जाएगा 50-50 एकड़। सी के मान लो सी ने 5 बच्चे कर रखे हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा मेहनती है, ठीक है, तो इसके 5 बच्चे हैं और 20-20 बट के भाई सब में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक इस पॉइंट की वजह से, सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से जो लैंड है, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, अनइक्वल तरीके से हो रहा है। यानी कि लैंड जो है वो टाइम के साथ लोगों के पास कम होती जा रही है, क्योंकि वो सब में बढ़ रही है लैंड, ठीक है। तो जब पॉपुलेशन राइज हो रही है, सब में बढ़ेगी, तो लैंड की वैल्यू, लैंड जो है सबके पास क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, जिसकी वजह से सफिशिएंट नहीं है उस पर एग्रीकल्चर करके या फिर कुछ और करके प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर किया कि लैंड इनइक्वालिटी का मतलब हमारे पास क्या होता है। एक बार फटाफट रीड भी कर लेते हैं इसे। तो लार्ज डिस्पैरिटीज बिटवीन द सैलरीज ऑफ द वर्किंग क्लास, जो लार्ज डिस्पैरिटीज है किन के बीच में, सैलरीज के बीच में और वर्किंग क्लास के बीच में, एंड लैंड ओनर्स के बीच में, ट्रेडर्स के बीच में, कैपिटलिस्ट के बीच में, एंड बैंकर्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड एज लॉन्ग एज राइट टू प्रॉपर्टी इज स्टिल रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल राइट ऑफ एनी सोसाइटी। आप लोगों को पता होगा, अगर मैं नहीं पता तो भाई पता होना चाहिए वैसे, ठीक है, कि इंडिया में ना जो हम बात करते हैं अपने बेसिक राइट्स के ऊपर, ठीक है, जैसे हमारा राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इक्वालिटी, ऐसे एक राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था जो कि फंडामेंटल राइट था, है ना हमारा। लेकिन बाद में इसे लीगल राइट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट बना दिया, राइट टू प्रॉपर्टी, तो हो सकता है कुछ जो हमारे बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, फिर बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो बहुत सी लैंड एक्वायर कर लेंगे। पता लगे स्टेट के स्टेट खरीद लिए। अब सपोज करो कि दिल्ली यहाँ पे अंबानी जी ने खरीद लिया, ठीक है, हरियाणा अडानी जी ने खरीद लिया, ठीक है, ऐसी बहुत से, अब महाराष्ट्र टाटा जी ने खरीद लिया, तो सारी चीजें बिक जाएंगी भाई, सारे स्टेट्स बिक जाएंगे। तो इसलिए इस राइट को क्या कर दिया, लीगल राइट कर दिया बाद में, इसको फंडामेंटल राइट से हटा के।
तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि जब तक जो राइट है यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक लीगल राइट के तौर पे रहेगा या फिर एक फंडामेंटल राइट के तौर पे रहेगा, तब तक जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट किए जाएंगे। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, लैंड हैज ऑलवेज मेन टाइप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। हम सब जानते हैं भाई लैंड जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है इन रूरल सोसाइटीज में, ठीक है। दो तरह के एरियाज होते हैं ना, रूरल भी अर्बन भी। अब अर्बन में तो भाई इंडस्ट्रीज वगैरह हैं तो वहाँ पे लोग सर्विस सेक्टर डेवलप है तो वहाँ पे तो लोग इजीली काम कर सकते हैं, लेकिन रूरल एरियाज में एक ही तरीका होता है जनरली फार्मिंग करके पैसा जनरेट करना, और उसके लिए लैंड जो है काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। इन मेजोरिटी केसेस द लैंड लॉर्ड्स यूज्ड फोर्स टू सीज प्रॉपर्टी। ज्यादातर केसेस में जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को जब्त कर लेते हैं जबरदस्ती। तो द लैंड लॉर्ड्स वर ओनली रेंटियर्स हु कलेक्टेड रेंट फ्रॉम द पीपल, और फिर वो पीपल से कहते हैं रेंट लेते हैं हु फार्म्ड ऑन द ऑफ द लैंड, जो उस लैंड पे फार्मिंग कर रहे हैं, हैव ऑलवेज बीन सर्व्स एंड टेनेंट्स। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अब बेचारे जो फार्मर्स हैं, छोटे मोटे फार्मर्स हैं, वो अपने ही खेत में एक मजदूर बन के रह जाते हैं। अगला हमारे पास जो पॉइंट आता है, ये तो हो गई लैंड इनइक्वालिटी की बात। दूसरी क्या होती है, कैपिटल इनइक्वालिटी। अब आपको एक चीज बताओगे कि अब अगर हम बात करते हैं, क्योंकि पहले तो हमने बात की एग्रीकल्चर सेक्टर की, लेकिन हमारे पास सर्विस सेक्टर भी है, इंडस्ट्रीज भी हैं, लेकिन इसको डेवलप करने के लिए लैंड चाहिए, लेकिन इनके अलावा इनको एक और चीज चाहिए होती है, वो क्या चाहिए, कैपिटल। पैसा तो चाहिए सबको, तो जिनके पास कैपिटल अच्छा है वो अच्छी जगह अच्छा बिजनेस सेटअप कर पा रहे हैं, अच्छी जगह परफॉर्म कर पा रहे हैं। लेकिन जिनके पास कैपिटल की कमी है, क्योंकि भाई हमें किसका उतर कैपिटल इनइक्वालिटी, कैपिटल यानी कि वेल्थ यानी कि पैसा, वो भी सबके पास सेम नहीं है। जिनके पास अच्छा पैसा है वो अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छा प्रोफेशनल स्किल सीख रहे हैं, अच्छी जगह ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी वजह से उनकी इनकम लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन जिनके पास पैसे की कमी है ना, तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते, ना ही वो किसी अच्छे कोर्स में इनरोल कर सकते अपने आप को। तो वो सब दिक्कतें जो है ना, वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ फाइनेंसेस की वजह से देखने को मिलते हैं। तो उसी को मैं क्या बोलते हैं, कैपिटल इनइक्वालिटी बोलते हैं। इट इज अ मेन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये भी क्या है, मेन तरीका है किस चीज के लिए, प्रोडक्शन के लिए। इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जब हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी की, तो पैसा तो चाहिए ही भाई बिजनेस करने के लिए, यहां तक कि फार्मिंग करने के लिए पैसा चाहिए भाई। इतने सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, फर्टिलाइजर्स लगते हैं, ठीक है, बहुत सी मशीन्स यूज होती हैं, वो सब कहीं ना कहीं किसके जरिए आएगा, पैसे के जरिए। तो पैसा जो है वो फार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अदर बिजनेस में तो और ज्यादा कैपिटल चाहिए। तो इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर कैपिटलिस्ट इजीली मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो कैपिटलिस्ट के लिए काफी इजी होता है पैसा जनरेट करना, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो वो हर एक बिजनेस में ट्राई करते रहते हैं अपने पैसे के जरिए, और एक अच्छा सक्सेसफुल मुकाम ले पाते हैं सिर्फ पैसे की वजह से। फ्रॉम ऑल ऑफ दीज फॉर दीज एक्टिविटीज। ऑन द अदर साइड अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वर्कर का ग्रुप भी है। वर्कर्स एक्सचेंज देयर लेबर। जो वर्कर है वो अपने लेबर को एक्सचेंज करते हैं। वर्कर एक्सचेंज देयर लेबर फॉर मनी। अपनी मनी के लिए लेबर को क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो जो वर्कर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वर्कर्स जो है यहाँ पे सिर्फ एक तरह से ट्रेड हो रहे हैं वर्कर्स भी पैसे के लिए। आपने सुना होगा जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे स्लेव्स का ग्रुप होता था कि जिनके पास जितने स्लेव्स वो उतना ही पर्सन जो है रिच माना जाता था, क्योंकि उनके पास गुलाम है, गुलाम खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे। तो वही चीज़ें थी कि लोग जो है ना वो पैसे के लिए खुद को ट्रेड करते हैं। तो लेबर फोर्स इज परचेज्ड एंड सोल्ड। तो जो लेबर फोर्स है वो परचेज भी होती है और सोल्ड भी की जाती है, लाइक एनी अदर कमोडिटी, किसी और दूसरी कमोडिटी की तरह। इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर, हाउएवर वर्कर्स बार्गेनिंग लेवरेज अगेंस्ट देयर एम्प्लॉयर्स इज नेवर स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो वर्कर्स हैं उनके पास ज्यादा लेवरेज नहीं होती अगेंस्ट देयर एम्प्लॉयर्स, उनके मालिकों को लेके वो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और नहीं होगी। उसका एक मेन रीजन ये भी है, जब हम बार्गेनिंग पावर की बात करते हैं, क्योंकि अगर मैं इंडिया जैसी कंट्री की बात करूं तो यहाँ पे लेबर की सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड उतनी है नहीं, जिसकी वजह से इनकी बार्गेनिंग पावर और ज्यादा कम हो जाती है। जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, इन्हें अपने तरीके से यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, इनकी वर्किंग कंडीशन घटिया होती है, बट इनकी भी मजबूरी है, लेबर्स की भी उन्हें काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर वो काम करने से मना कर देंगे तो उनके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, जो प्रोड्यूसर है वो दूसरे एम्प्लॉयज की तरफ जंप कर सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयज की कमी नहीं है। हाँ, दिक्कत जब होती जब एम्प्लॉयज की डिमांड बहुत ज्यादा होती पर सप्लाई उतनी होती नहीं, तब इन्हें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को बार्गेनिंग पावर मिल जाती है और इन्हें भी, जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, उन्हें भी एम्प्लॉयज की बात सुननी
करनी पड़ती, लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है और जनरली जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वहां पे भी ऐसा नहीं होता है। तो एज अ रिजल्ट दे आर अनेबल टू रिसीव अ फेयर वेज, तो जिसकी वजह से ना तो इन्हें एक फेयर वेज मिल पाता है, ना ही अच्छी इनकम मिल पाती है, अच्छी सैलरी मिल पाती है, और ना ही अच्छा वर्क इन्वायरमेंट या फिर वर्किंग कंडीशंस मिल पाते हैं फॉर देयर लेबर एंड कंटिन्यू टू लिव इन पॉवर्टी, जिसकी वजह से गरीबी में ही रह जाते हैं। तो ये दो सबसे बड़े रीजन देखे हमने यहाँ पे कि लैंड इनइक्वालिटी, दूसरा कैपिटल इनइक्वालिटी, दो मेजर रीजन थे कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनकम इनइक्वालिटी में देखने को मिलती है समाज के अंदर। अब कुछ टॉपिक्स और भी हैं। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता था इनहेरिटेंस सिस्टम, अब वही समझ लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि देखो कुछ जो बच्चे हैं वो कहाँ पे आएंगे, कुछ बच्चे हैं, ठीक है, वो होते हैं हाई क्वालिफाइड पेरेंट्स के अंदर आप जगह बोर्न, जैसे मान चलो कुछ जो है वो अच्छी फैमिलीज के अंदर बोर्न हो रहे हैं, यानी कि अमीर फैमिली के अंदर बोर्न हो रहे हैं, और कुछ बच्चे गरीब फैमिली के अंदर बोर्न हो रहे हैं। अब जो अमीर फैमिली के अंदर जो बच्चे बोर्न होंगे तो उन्हें तो अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी, अच्छी एक तरह से क्या बोलते हैं कि पीछे उनका बैकअप रखा होता है, यार बेस बना रखा है पेरेंट्स ने उनको सिर्फ अपनी लाइफ को और बेहतर करना है थोड़ा सा, ठीक है, वो भी उनके रिसोर्सेज को यूज करते हुए। लेकिन जो बेचारे पुअर परिवार में पैदा होते हैं, ठीक है, उनके पास तो पीछे से कोई रिसोर्स नहीं है, उन्हें जो करना है खुद डेवलप करना है। अगर वो अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे या फिर अच्छी कोई स्किल सीखेंगे और अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करेंगे तो वो तब कहीं ना कहीं अच्छी डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि खुद को बेहतर बना सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो वो चीज है, इसी को हम क्या बोलते हैं, द इनहेरिटेंस सिस्टम। तो चिल्ड्रन बोर्न इनटू फैमिलीज ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स, अगर मान लो कुछ बच्चे जो हैं वो एग्रीकल्चर वर्कर्स के वहाँ पैदा हो रहे हैं, सब्सिस्टेंस फार्मर्स के अंदर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अंदर, एंड आर्टिसंस हैव नो फ्यूचर इन एन इकोनॉमी, इनका इकोनॉमी में किसी तरह का फ्यूचर नहीं है अगर इन्होंने ज़्यादा मेहनत नहीं करी, ज़्यादा अच्छी स्किल्स नहीं सीखी और उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज नहीं किया कि हमें कुछ बेहतर करना है। तो लाइक द वन हैव इन आवर कंट्री, जैसे कि हमारी कंट्री में भी है, सिंस दे आर बोर्न इनटू इम्पोवरिश्ड फैमिलीज एंड रिसीव ऑलमोस्ट नो इनहेरिटेंस, क्योंकि गलती सिर्फ इनकी इतनी है क्योंकि ये एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो इनको किसी भी तरह की इनहेरिटेंस नहीं मिलेगी। दे हैड नो चॉइस बट टू लुक फॉर जॉब एज अडल्ट, और जैसे अडल्ट होंगे इन्हें कहीं ना कहीं जॉब करनी पड़ेगी, चाहे वो कम सैलरी की हो, चाहे अगर उन्होंने अच्छी पढ़ाई कर रखी है तो ज़्यादा सैलरी की भी हो सकती है, तो विच हैज ऑलमोस्ट ऑलवेज लो पेइंग। लेकिन जनरली केसेस में ये लो पेइंग जॉब्स ही इन्हें करनी पड़ती हैं, क्योंकि जब हम इंडिया जैसी कंट्री की बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम होने की वजह से भी प्रोफेशनल्स की हालत ऐसी है कि उन्हें कहीं ना कहीं लो सैलरीज पे काम करना पढ़ रहा है जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। हाँ, बट मैं कहीं ना कहीं एक चीज़ और मानता हूँ कि कमी कहीं ना कहीं पढ़ाई में नहीं, कमी होती है स्किल्स में। अगर स्किल्स बेटर कर रखे हैं आपने तो मेरे हिसाब से आपकी डिमांड कभी कम नहीं होगी, अगर कुछ बेहतर स्किल्स आपने अपनी ज़िंदगी में सीखी हुई हैं तो पढ़ाई के साथ साथ। अब आगे पॉइंट देखते हैं, एक चिल्ड्रन, अच्छा क्या लिख दिया मैंने, चिल्ड्रन लिख दिया, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन ऑफ लैंड ओनर्स, वही बात कर लो, जो चिल्ड्रन लैंड ओनर्स के होते हैं या फिर कैपिटलिस्ट के होते हैं, बिजनेस पीपल्स के होते हैं, बैंकर्स के होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ठेकेदार को, है ना, एंड प्रोस्पेरस प्रोफेशनल्स के होते हैं, टिपिकली इनहेरिट सब्सटेंशियल प्रॉपर्टी, तो इनके पास एक सब्सटेंशियल प्रॉपर्टी होती है। तो इन कॉन्ट्रास्ट मतलब अब इनकी लाइफ देखो, भाई इनकी लाइफ देखो, जो यहाँ पैदा हो रहे हैं, ठीक है, लैंड ओनर के घर में, कैपिटलिस्ट के घर में, बिजनेस पीपल के घर में या फिर बैंकर्स के घर में, ठीक है, तो उनकी लाइफ जो है काफी बेहतर होती जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक बैकअप तैयार होता है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है, वो अच्छी जगह एजुकेशन ले सकते हैं, हम बात करेंगे भी उस पॉइंट के ऊपर, एजुकेशन ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं कैपिटल की भी कमी नहीं है, कल कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, चाहे छोटा बिजनेस ही क्यों ना हो, तो वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है वो स्टार्ट करवा सकते हैं। तो ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि वो एक अच्छी जगह उन्होंने क्या किया है, उनकी बोर्डिंग हुई है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, अपब्रिंगिंग है ना उनकी, वो काफ़ी बढ़िया है। दिस अनेबल्स किड्स टू गेट ऑफ अ ग्रेट स्टार्ट इन लाइफ, जिनकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है उनकी जिंदगी में, है ना। अब जो थर्ड पॉइंट बात करते हैं हम, उसकी हम बात करते हैं एजुकेशन डिस्क्रिमिनेशन की। अब इसकी बात भी कर लेते हैं, एजुकेशन डिस्क्रिमिनेशन की। तो जब हम बात करते हैं एजुकेशन डिस्क्रिमिनेशन की, तो इसमें भी दो सेक्टर आ जाते हैं फिर से, गरीबों के लिए एजुकेशन, अमीरों के लिए एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन जो है सबके लिए सेम नहीं है, हम लोग बोल देते हैं कि एजुकेशन सबके लिए सेम है। अब वही देखो, जिनके पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, ठीक है, अब एजुकेशन भी इतना महंगा हो गया है, खासकर हमारी इंडिया की गवर्नमेंट, इन्होंने एजुकेशन पे भी टैक्स लगाया है ना। अब एजुकेशन पे टैक्स लगाया तो सिंपल सी बात है, अब जिन बच्चों को एजुकेशन गेन करना है उन्हें भी वो टैक्स जो है कहीं ना कहीं पे करना पड़ेगा। बिना टैक्स पे करे वो एजुकेशन जो है गेन नहीं ले सकते, किसी बढ़िया जगह एजुकेशन ले सकते, स्किल नहीं सीख सकते, ट्रेनिंग नहीं कर सकते। तो ये सब दिक्कतें क्यों है? सिर्फ
सिर्फ एक चीज की कमी की वजह से, और वो कमी क्या है? पैसे की दिक्कत। तो एजुकेशन डिस्क्रिमिनेशन भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो इन कैपिटलिस्ट नेशंस, जब हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट नेशंस की, नॉट ऑल किड्स हैव सेम इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। तो हर एक किड्स के पास एक अच्छी एजुकेशन हो वो जरूरी नहीं है। मोस्ट लो इनकम हाउस होल्ड, ऐसे बहुत से लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं, आर अनेबल टू सपोर्ट देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा ही नहीं पाते। जबकि गवर्नमेंट ने एजुकेशन फ्री कर रखा है, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए हुए हैं, लेकिन हमें भी पता है गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत कैसी है, ठीक है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। टीचर्स कितनी बार आते हैं, मानता हूँ टीचर वेल क्वालिफाइड है, कितनी बार पढ़ाते हैं। हाँ, मैं सारे स्कूल्स को एक से काउंट नहीं कर रहा, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स भी काफ़ी बेहतर हैं, ठीक है, जहाँ पे अच्छे से पढ़ाई हो रही है, पर ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ मैं। ज़्यादातर जो है 70 to 80% गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत जो है वो बहुत ही बेकार है, ठीक है, जहाँ पे एक्शंस लेके उन्हें बढ़िया किया जा सकता है। जो कि मैं मानता हूँ कि प्राइवेट स्कूल से बढ़िया होने चाहिए गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स एज कम्पेयर टू ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल के टीचर से काफ़ी वेल क्वालिफाइड होते हैं, अच्छी एजुकेशन होती है उनके पास। तो अगर वो चाहें तो बच्चों को और ज़्यादा अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, बट अगर चाहे तो, ठीक है। एडिशनली मैनी नेशंस हैव इंस्टीट्यूशंस, बहुत सी नेशंस में जो है इंस्टीट्यूशंस भी होती हैं, एंड स्पेशल स्कूल दैट सर्व द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम प्रिविलेज बैकग्राउंड्स। तो बात कर भी ली हमने कि भाई कुछ स्पेशल स्कूल है जो कहीं ना कहीं उन बच्चों को जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं। कॉस्टली हायर एजुकेशन, और जो हायर एजुकेशन है, जो अच्छी एजुकेशन है, जहाँ पे अच्छा पैसा लगता है, ठीक है, वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए क्या है? अवेलेबल है। एक मिनट वेट करना, फिर बात करते हैं आगे। हाँ, तो आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था यहाँ पे कि जो चिल्ड्रन है उसकी एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करती है? पेरेंट्स के फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे। अगर पेरेंट्स का फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो अच्छा है तो वो उन्हें महंगी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छी जगह एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि उन्हें अच्छी स्किल सिखाई जाए, ठीक है, अच्छा उनका माइंडसेट रहे, ठीक है। मतलब वो कहीं ना कहीं अच्छी एजुकेशन के लिए भी अब क्या जरूरत है? हमें एक पैसे की जरूरत है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि एजुकेशन में भी क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिख भी दी है मैंने। कॉस्टली हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग आर टिपिकली अ लग्जरी, अभी एक लग्जरी हो चुकी है, एंजॉयड बाय वेल्थी पर्संस, जिनको सिर्फ और सिर्फ वेल्थी पर्संस ही एंजॉय यहाँ पे कर सकते हैं। अब जो फोर्थ और आखिरी पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है एबिलिटी डिफरेंसेस। अब इसको देखते हैं और फिर हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। अब एबिलिटी डिफरेंसेस जो है ना, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, नाम से लग रहा है एबिलिटी में अंतर है ना। डिफरेंस मतलब ये होता है अंतर, यानी कि लोग जो है उनकी स्किल्स में डिफरेंस है। जब स्किल्स में डिफरेंस है तो सिंपल सा होता है, जिनके पास स्किल्स अच्छी है, जिनके पास एजुकेशन अच्छी है, जिनका माइंडसेट अच्छा है, वो कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे होंगे। हाँ, यही नहीं, जो मेहनती ज़्यादा है, ठीक है, जिनको हार्ड वर्क करना आता है, टैलेंट विद हार्ड वर्क, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू उन लोगों के जिन लोगों के पास तो पूरा एजुकेशन है, ठीक है, अच्छी स्किल्स नहीं है, और सबसे बड़ी बात वो जो है वो मेहनत करना नहीं चाहते, आलसी हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, डिफरेंसेस इन पीपल्स इंडिविजुअल स्किल्स, कि कहीं ना कहीं लोगों की इंडिविजुअल स्किल्स में भी क्या होता है? डिफरेंस होता है। कैन यूज टू एक्सप्लेन वेल्थ डिस्पैरिटीज, जिसकी वजह से भी वेल्थ डिस्पैरिटीज हमें देखने को मिलती है। और यही पॉइंट नहीं है सिर्फ वेल्थ डिस्पैरिटी का, एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या कि एक ये वाला पॉइंट तो मैं समझा ही चुका हूँ। मेन बात क्या आती है कि वो काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब कुछ लोग मेहनती बहुत होते हैं तो वो काम करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि वो मेहनती है, ठीक है, तो उनको जो है डेवलपमेंट बहुत जल्दी मिलती है, ठीक है, और उनका माइंडसेट भी प्रॉपर तरीके से काम करता है, ठीक है, और उनके पास टैलेंट भी है। लेकिन कई लोग जो हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनमें मान लो टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, बट एक चीज और जो है ना वो दिक्कत क्रिएट करती है, वो होता है उनका लेजी होना, लेजी होना, ठीक है। तो ये चीज़ भी जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अगर कोई पर्सन लेजी है, ठीक है, तो उसको सक्सेस लेने में बहुत सी दिक्कतें आएंगी। हो सकता है वो सड़क इनकम भी जनरेट ना कर पाए सिर्फ इस चीज़ की वजह से। तो एबिलिटी डिफरेंसेस भी एक कारण होता है, ये भी एक रीज़न है कि कुछ लोग जो हैं वो हो सकता है कि पहले पुअर थे लेकिन बाद में रिच हो गए सिर्फ किस चीज़ की वजह से? अपने मेहनत करने की वजह से, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहां हमने ये डिस्कस करी कि इनकम इनइक्वालिटी के कॉजेस कौन कौन से हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से, ठीक है। और नोट्स वगैरह के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में जब हम बात करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अब इसको जो उतारना है वो उतारना है।